नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, अभ्युदय क्लासेस में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज हम हमारे जो तीनों इंस्टीट्यूशंस हैं, विदेश व्यापार जो हम पढ़ रहे हैं, उसमें तीनों इंस्टीट्यूशंस को आज समझेंगे और इन इंस्टीट्यूशन को समझने के बाद इनका ऐतिहासिक क्रम को भी बहुत अच्छे से समझेंगे। ऐतिहासिक क्रम जब हम समझेंगे तो वो तुम्हारे प्री मेन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक बार तीनों इंस्टीट्यूशन समझ लेते हैं, फिर हम समझेंगे इनके ऐतिहासिक क्रम को। एक एक शब्द की हिंदी भी समझते जाते हैं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हम इसको कहते हैं। अब देखो, ऐसा एक इंटरनेशनल कोई इंस्टीट्यूट है जो मुद्रा को अपने पास कोष में रखता है। आप समझो, क्लियर। और हमने अभी देखा था कि IMF एवं IBRD की स्थापना कैसे हुई थी? ब्रेटन वुड्स समझौते के अंतर्गत हुई थी। क्लियर है? और इसी कारण से इनको हम जुड़वा संस्थाएं भी कहते हैं। इनकी स्थापना का उद्देश्य क्या था? जो आपका वर्ल्ड वार 2 हुआ था उसके नकारात्मक परिणामों को कम करना था। नकारात्मक परिणामों को कम करना था। अब इसके एक बार कार्य भी देख लीजिए। प्रमुख रूप से इसके जब हम कार्यों की बात करते हैं, ये 3 इसके कार्य आते हैं। हमारे राजस्थान की RS जो परीक्षा होती है पब्लिक सर्विस कमीशन की, उसमें पूछा भी गया था कि मेंस में आया था 2 नंबर का प्रश्न कि IMF के 2 कार्य बताइए, प्रमुख 2 कार्य बताइए। यदि हम कार्यों की बात करें तो इसका पहला कार्य होता है मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना। तरलता नियंत्रित करना। मुद्रा की तरलता से आशय तो आप समझ ही गए होंगे कि बाजार में रुपए की उपलब्धता कितनी है। दुकानदार के पास आप गए तो वो ये ना कहे कि साहब बाजार में पैसे की कमी है, मैं आपको कैश पेमेंट नहीं कर सकता। इस तरलता को पूरे विश्व में सभी देशों में नियंत्रित रखने का काम भी एक तरीके से IMF करता है। दूसरा, विनिमय दर। देखो, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है तो विनिमय दर पे भी कुछ ना कुछ तो काम करता होगा। विनिमय दर में क्या करता है? ये स्थिरता लाने का काम करता है। क्लियर। और पुनः हमने देखा अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, UNO की संस्था है। एक और भुगतान संतुलन। जहां विनिमय दर आ गया वहां भुगतान संतुलन तो आएगा ही आएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो भी हम देखा, हमने पढ़ा। भुगतान संतुलन की किसी के समक्ष कोई समस्या आती है तो उस समय सदस्य देशों को आर्थिक सहायता मुहैया कराता है IMF। क्लियर है? 3 इसके प्रमुख कार्य हैं। ये इनकी आप जब IMF की वेबसाइट खोलेंगे तो अंग्रेजी में भी आपको यही 3 कार्य मिलेंगे। मुद्रा की तरलता को नियंत्रित करना, विनिमय दर में स्थिरता लाना, भुगतान संतुलन की समस्या के समय आप सदस्य देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ये इनके प्रमुख रूप से 3 कार्य होते हैं। आगे देखते हैं। अब समझो, एक बार इसकी हायरार्की भी समझ लो या इसका स्ट्रक्चर समझ लो ऑर्गेनाइजेशन। देखो, IMF में क्या होता है? कार्यकारी संस्था होती है जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ गवर्नर। और प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, प्रत्येक देश के केंद्रीय बैंक का जो गवर्नर होता है वो इसका क्या होता है? सदस्य होता है। कमेंट्स में मुझे बताना, वर्तमान में हमारे जो बैंकों के बैंक RBI हैं उनके गवर्नर कौन हैं, और वही गवर्नर कौन होंगे? बोर्ड ऑफ जो गवर्नर है IMF के, उसमें ये सदस्य होते हैं। और जितने भी मुख्य कार्य है ना, ये सभी कार्य कौन करते हैं? ये बोर्ड ऑफ गवर्नरों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, वही कार्य किए जाते हैं। अच्छा, अब एक बात देखो, IMF में सपोज करो बांग्लादेश भी भैया मेंबर है, नेपाल भी मेंबर है, हमारा प्यारा भारत भी मेंबर है, USA भी मेंबर है। जब हम मेंबर हैं तो क्या हर मेंबर की समान रूप से चलती है क्या IMF में? ये आपके मन में प्रश्न आना चाहिए। तो आपको बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे कि सब कोई ना कोई ऐसा क्राइटेरिया होगा जिसके माध्यम से आपके निर्णय और आपके मत का भार तय होता होगा। अब ये भार कैसे तय होगा? देखो, बड़ी ऑब्वियस सी बात है। क्या होता है भैया,
आईएमएफ में एक निश्चित मताधिकार होता है और साथ ही साथ अनिवार्य अंशदान भी होता है। अनिवार्य अंशदान भी होता है। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा, सर अनिवार्य अंशदान आपने बताया, ये अनिवार्य अंशदान कैसे तय होगा? क्या यूएसए अगर 10 रुपये देता है तो भारत भी 10 रुपये देता होगा, नेपाल भी 10 रुपये देता होगा, या बांग्लादेश भी 10 रुपये देता होगा? रुपए की जगह आप वहाँ की करेंसी मान लेना, लेकिन ये डॉलर में काम करते हैं। अच्छा, अब ये समझो भैया, अनिवार्य अंशदान का भी निर्धारण होता है, और ये जो निर्धारण होता है ये कोटा प्रणाली के आधार पर किया जाता है। कोटा प्रणाली के से क्या तात्पर्य है कि सबका तय है कि भैया अमेरिका को $10 देने, भारत को $1 देने, नेपाल को 25 पैसे देने, बांग्लादेश को भी 25 पैसे देने। ये जो है अनिवार्य अंशदान कोटा प्रणाली के आधार पर तय होता है। अब ये कोटा प्रणाली पर कैसे तय होता है? देखो, कोई भी अनिवार्य अंशदान का कोटा 3 बातों पर निर्धारित करता है। बड़े प्रेम से समझते था ना, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें संकट ही खत्म हो जाएंगे आगे तक के सारे। एक्चुअली क्या मित्रों, मैं अभी लोकेशन पर नहीं हूँ। लोकेशन पर नहीं होने की वजह से आपके साथ मेरी रूबरू जो कहते हैं ना, गुरु जी की शक्ल दिख जाती है कोने में कहीं खड़े हुए, वो अभी संभव नहीं होगा। बोर्ड भी नहीं है तो बोर्ड पे भी समझा नहीं सकते। सबसे आसान माध्यम यही है कि मैं अपने टैबलेट से आपको पढ़ा दूं, और इसीलिए गैप भी चल रहा था। अभी एक अभियान में जुड़े हुए हैं। चलो, 3 कौन कौन से अनिवार्य अंशदान का कोटा? पहला, विश्व व्यापार में उस देश की भागीदारी कितनी है। विश्व व्यापार में आपकी भागीदारी तय करेगी आपका अनिवार्य अंशदान में कोटा। दूसरा बिंदु, पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है। तीसरा, आपकी जो आर्थिक विकास दर है वह कैसी है। आर्थिक विकास दर, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, इन 3 बातों के आधार पर ही किसी भी देश का अनिवार्य अंशदान का कोटा निर्धारित होता है। और आप सब जानते हैं भैया कि यूएसए का या जितनी भी विकसित देश हैं उनका विश्व व्यापार में जितनी अधिक भागीदारी होगी उनका अंशदान उतना ही अधिक होगा। और निर्णय प्रक्रिया में भी आप देखेंगे कि उनके मत को अधिक वेटेज मिलेगा। पर कैपिटा इनकम, आर्थिक विकास दर, 3 माध्यम होते हैं जिनके माध्यम से आपका अनिवार्य अंशदान में 3 बातों पर निर्भर करता है, कोटा आपका निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इस कोटा में एक फैक्ट और ध्यान कर लो, सबसे अधिक कोटा कौन से देश का? यूएसए का, जापान का और देन चाइना का। प्रतिशत में देखूँ तो आई थिंक 7.6% यूएसए का, 6.5% जापान का, और इससे थोड़ा सा कम 0.6% चाइना का कोटा संभवतः है। आगे देख लीजिए। अगर मैं बात करूं आपसे कि मैंने आपसे बोला था कि तरलता को नियंत्रित करता है, अब आपके मन में विचार आना चाहिए साहब ये तरलता को नियंत्रित करता कैसे है आईएमएफ? देखो, आईएमएफ के द्वारा एक एसडीआर का प्रयोग किया जाता है इस तरलता को नियंत्रित करने के लिए। अब ये एसडीआर क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट। ये पत्र मुद्रा है, जैसे नोट होते हैं ना आपके, इसी तरीके से आईएमएफ भी अपने एक तरह का नोट चलाता है, लेकिन ये कागज का टुकड़ा है। इसको पत्र मुद्रा भी बोलते हैं, पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। इसको भी हम समझेंगे, हिंदी में इसको बोलेंगे विशेष आहरण अधिकार। स्पेशल आहरण ड्राइंग और राइट हो गया, और स्पेशल आपका विशेष हो गया। क्लियर? एसडीआर को भी पूरा अच्छे से समझेंगे। इम्पॉर्टेंट, एसडीआर के बारे में देख लें। स्पेशल ड्राइंग राइट, देखो मैंने आपको कुछ कीवर्ड्स बताए थे कि आईएमएफ की एक पत्र मुद्रा होती है, कागज की मुद्रा। पत्र मुद्रा मतलब आपको एक डॉक्यूमेंट देते हैं, ये पत्र मुद्रा होती है, और जिसका प्रयोग क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए किया जाता है।
इंटरनेशनल बिजनेस के लिए किया जाता है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए किया जाता है। तीसरी इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि इसको पेपर गोल्ड भी कहते हैं। पत्र मुद्रा, पेपर गोल्ड। यदि आपकी परीक्षा में आप पूछ लिया जाए पेपर गोल्ड के बारे में तो समझ जाना कि IMF की पत्र मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं। और ये SDR का मूल्य निर्धारण करेंसी बास्केट के आधार पर किया जाता है। चौथी इंपॉर्टेंट बात कि भैया SDR की कीमत तो तय करोगे ना, कैसे तय करोगे? करेंसी बास्केट मतलब टोकरी, मुद्रा की टोकरी। और इस करेंसी बास्केट में कितनी करेंसीज हैं? वर्तमान में मेरे दोस्तों 5 करेंसीज इसमें विद्यमान हैं। ये प्रश्न भी आया था कि अंतिम कौन सी करेंसी जोड़ी गई थी। पहली इसमें करेंसी है साहब आपके, बिल्कुल आप सही सोच रहे होंगे, अमेरिकी डॉलर। ये तो होनी है, अमेरिकी डॉलर। दूसरी करेंसी की यदि मैं बात करूं तो दूसरी करेंसी है येन, और तीसरी करेंसी है ब्रिटिश पाउंड। ये की मात्रा छोटी आनी चाहिए, ठीक है, देख लेना एक बार। चौथा आपका हो गया यूरो, और पांचवी करेंसी जो जोड़ी गई थी इसको बोलते हैं रिनमैनबी। क्या बोलते हैं? रिनमैनबी, जिसको युआन भी आप जानते हो। किन किन देशों की करेंसी है ये? अमेरिका डॉलर आप सभी जानते हैं, USA की करेंसी है। येन हमारी कहाँ की करेंसी है? आप बिल्कुल, ये पहले आपसे डिस्कस हो चुका है वैसे, जापान की करेंसी है। ब्रिटिश पाउंड की आप बात करें तो आप सभी जानते हैं ब्रिटेन की करेंसी है। यूरो हमारे यूरोपियन जोन की करेंसी है। रेन मिनबी और युआन चाइना की करेंसी है। क्लियर है? तो हमने पढ़ा IMF के बारे में, मूल IMF की बातें हमने सारी देखी। सबसे पहले हमने देखा पहले हमने उसके कार्यों के बारे में देखा। कार्यों के बाद हमने उसके संगठन के बारे में समझा कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस होता है और उसके माध्यम से यहाँ पे कार्य होता है। और IMF में बोर्ड ऑफ गवर्नेंस में जो भी सदस्य होते हैं वो उस देश के केंद्रीय बैंक के गवर्नर होते हैं। और यहाँ पर सबका एक निश्चित मत अधिकार होता है और सबका एक अनिवार्य अंशदान तय होता है, जिसको कोटा प्रणाली के माध्यम से हम देखते हैं। और अनिवार्य अंशदान 3 फैक्टर से डिपेंड करता है कि किसका कितना कोटा प्रणाली में योगदान रहेगा। अगला, कोटा की यदि हम बात करें, अंशदान की बात करें तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? USA का, देन जापान का, देन चाइना का। ये इनके प्रतिशत है, इसको चेक कर लेना, बट ये अमूमन ठीक ही होंगे। ये जहाँ तक मेरे को याद है ये लास्ट टाइम के हैं, 17-6-6 है। चलो, तरलता को नियंत्रित करने का काम कैसे करते हैं? स्पेशल ड्राइंग राइट के माध्यम से करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? ये IMF की एक पत्र मुद्रा है जिसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार के लिए किया जाता है। इसको हम पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। आगे इसका मूल्य निर्धारण करेंसी बास्केट के आधार पर किया जाता है। इस करेंसी बास्केट में कितनी मुद्राएं हैं? 5 मुद्राएं हैं। अमेरिकी डॉलर, येन, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, रेन मिनबी जिसको युआन भी हम कहते हैं, और ये चाइना की करेंसी। क्लियर? और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सबको लास्ट में जब हमने बैंकिंग पढ़ी थी आपको ध्यान में ही होगा, हमने देखा था कि प्रत्येक देश का जो केंद्रीय बैंक होता है, हमारे यहाँ का केंद्रीय बैंक RBI है। ये क्या करते हैं? विदेशी विनिमय भंडार अपने पास सुरक्षित रखना होता है, तय है ये विदेशी भंडार, इसको विनिमय भंडार, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सुरक्षित रखना होता है भैया। और ये जब सुरक्षित रखते हैं ना तो इसके अंतर्गत इनको SDR रखना भी आवश्यक है। ध्यान रखना, जब आपसे कोई पूछ लिया जाए कि केंद्रीय बैंक के विदेशी विनिमय भंडार में आप क्या क्या रखते हो, देखो फॉरेन करेंसी तो रखते हैं, साथ साथ स्पेशल ड्राइंग राइट, पत्र मुद्रा, पेपर गोल्ड भी रखते हैं हम, जिसको IMF की करेंसी हम कहते हैं। क्लियर? अच्छा, एक और चीज़ इसमें रह गई थी, वो मैं आपको बता दूं कि यह जो करेंसी है ना, इस करेंसी का मेरे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट बात है इसकी, एक ये हो गई, एक ये हो गई। जो इसकी करेंसी है इनका भी वेट है, इन 5 करेंसीज के वेट असाइन कर रखे हैं। ये नोट्स बनाओ ना, वैसे मैंने नोट्स के रूप में तुम्हें बनवा दिए,
इसको लिख लेना, और कोई आपको डेफिनेशन लिखनी है तो जैसे मैंने बोला वैसे लिख लेना, पर इसी प्रकार से लिखोगे तो मुझे लगता है ज़्यादा उचित रहेगा, आपको रिवाइज करने में आसानी रहेगी। एसडीआर में मैंने आपसे क्या बोला, वेट असाइंड टू दीज 5 करेंसी, मतलब कि इनका भार भी तय है कि सबसे ज़्यादा एसडीआर में किस करेंसी का भार सर्वाधिक माना जाता है। डॉलर, उसके बाद यूरो, उसके बाद रेन मिनबी चाइना की, उसके बाद येन, और लास्ट में पाउंड। ये इनका वेट दे रखा है, भार दे रखा है, सबसे मजबूत, उससे कम मजबूत, उससे कम मजबूत, उससे कम मजबूत। इसको भी देख लेना। रेन मिनबी चाइना की बीच में आती है, पाउंड 5वें नंबर पर आती है, डॉलर सबसे पहले आती है। अब आपको याद करना आसान हो जाएगा, चाइना, जापान, जापान चाइना से पीछे है, डॉलर ये साथ में है, पाउंड सबसे पीछे है। क्लियर। अगला इंस्टीट्यूशंस को देखते हैं। ओहो, देखो मैं इसके कैसे बना, क्या बना, उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे। एक दो बिंदु और हैं जो मैं आपको और बता दूं, इसमें साइड में लिख लेना आप, है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं। देखो आईएमएफ में अगर दिल्ली की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है, भारत में। और एक नोडल जो इसकी एजेंसी है या नोडल मंत्रालय है आईएमएफ के, जो अपने भारत में हैंडल करता है, वो कौन है, वित्त मंत्रालय। बिल्कुल सही सोच रहे होंगे आप, फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये इसकी नोडल मंत्रालय है। ये आपको कहाँ मिलेगा, जब आप आईएमएफ की जो यूनाइटेड नेशन की जो इंडिया की साइट है उस पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि साहब इसका जो नोडल मंत्रालय है वो कौन सा है, वित्त मंत्रालय है। क्लियर। साथ ही साथ मेरे दोस्तों इसके जो प्रमुख प्रकाशन है वो भी हाथों हाथ यहाँ देख लो। वैसे मैं आपको ऑलरेडी पहले एक बार बता चुका हूँ। क्या करता है, ये कुछ बुकलेट्स निकालता है, कुछ पब्लिकेशंस निकालता है आईएमएफ। वह पब्लिकेशन है, एक सबसे इम्पोर्टेंट आता है इसका, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलेट। चलो लिख ही देते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, कैसा विश्व का परिदृश्य इकोनॉमी का। दूसरा इनका एक आता है फिजिकल मॉनिटर, फिजिकल मॉनिटर, ये इनके प्रकाशन है। एक इनका प्रकाशन आता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्लियर, रिपोर्ट। एक आता है इनका फाइनेंस एंड डेवलपमेंट। ये प्रमुख रूप से इनके 5-4 प्रकाशन हैं, इनको अवश्य देख लेना, याद रख लेना। पूछ लिया जाता है कई बार कि यह जो वित्तीय संस्था है या आईएमएफ है, इनके द्वारा कौन सा पब्लिकेशन है या कौन सा पब्लिकेशन नहीं है, ये सभी जानते होंगे। इसका ध्यान रखना, फिजिकल मॉनिटर और फाइनेंस एंड डेवलपमेंट, इनको जरूर ध्यान रखना, और फाइनेंस चारों ही ध्यान कर लेना। चलो आगे चलें, वर्ल्ड बैंक पे चलते हैं। बाकी जब ऐतिहासिक क्रम इसका पढ़ेंगे ना तो आपको काफ़ी चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलो साहब, अब हम देख लेते हैं वर्ल्ड बैंक को। अरे रह रह के चीज़ ध्यान आ रही है। आईएमएफ में आप ये भी देख लेना, एक तो मेंबर्स, आई थिंक 189 मेंबर्स ही हैं। सीईओ क्रिस्टीना लेगार्ड, इसको एक बार कंफर्म कर लेना दोनों चीज़ों को, क्रिस्टीना लेगार्ड। क्लियर। जुलाई 1944 में भैया इसका कंसीड हुआ था। और वैसे हम पढ़ेंगे अभी ऐतिहासिक क्रम में 44 देश बैठे थे, और ये बैठे थे साहब आपके यूनाइटेड स्टेट में, न्यू हैम्पशायर है, न्यू हैम्पशायर है यूनाइटेड स्टेट में। क्लियर।
इसमें जो मेंबर्स हैं इसमें दोस्तों 190 कर लेना, दोनों चेक कर लेना, 189 और 190। एक छोटा सा काम और करना, जैसे ही हम ये पढ़ लेंगे ना तो आप मेरे प्यारे दोस्तों ये जितने भी इंस्टीट्यूट है ना इनकी वेबसाइट ज़रूर खोलना। जैसे IMF की जो मैंने वेबसाइट खोली थी इसमें डिड यू नो करके छोटे छोटे से ऐसे चौखाने के हैंड आउट बने हुए हैं। अबाउट IMF में ज़रूर जाना, तो ऐसे 3-4 हैंड आउट हैं, 2-2 लाइन के हैं, डिड यू नो करके ऐसे लिखा होगा, डिड यू नो, ऐसे 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं IMF के बारे में, ऐसे 4 डब्बे बने हुए हैं। इन 3-4 डब्बों को पढ़ लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा बेसिकली करता क्या है। कई बार क्या होता है एग्जामिनर सीधे के सीधे उन लाइनों को उठा के पटक देता है एग्जाम में जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे और या ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। चलो वर्ल्ड बैंक देख लेते हैं। वर्ल्ड बैंक कैसा बैंक है साहब? ये तो विश्व का बैंक है। और इस समूह की स्थापना मूल रूप से किस नाम से हुई थी भैया? IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रूप में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पे जो सदस्य देश हैं उनकी, देखो वर्ल्ड बैंक है ना, विकास पे ज़्यादा इसका जोर था। आधारभूत संरचना का क्या करना? पुनर्निर्माण करना। देखो इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है इसलिए बता रहा हूँ शॉर्ट में। आधारभूत संरचना का पुनर्निर्माण करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी। और ये क्यों करें कि भैया वहाँ पर जो विकास की जो गति है इस गति को तेज किया जा सके, ये भी सारी हमारी बात हुई थी। और IBRD का मुख्य कार्य सदस्य देशों को उपरोक्त जितने भी उद्देश्य हैं, ये जो उद्देश्य थे आधारभूत संरचना का निर्माण करना, विकास के लिए गति देना, इन सभी को ऋण उपलब्ध कराना। और ऋण कैसे दर पर उपलब्ध कराना? सस्ती दरों पर, सस्ती दरों पर ऋण इनको उपलब्ध कराना, ये इसका मूल काम था IBRD का। बस नाम चेंज कर दिया। और आप सभी जानते हैं कि टाइम के अनुसार जो IBRD है उसका विस्तार हुआ और उसके साथ 4 संस्थाओं को मिलाकर इसको क्या हमने कहा? वर्ल्ड बैंक कहा। क्लियर? 4 संस्थाएं कौन कौन सी देख लो, और अच्छे से बनाता हूं। अरे ओके, कोई नहीं, चलने दो, ठीक है। ये सब हमारा क्या है? वर्ल्ड बैंक है। कितनी संस्थाएं हैं? टोटल 5 हो गई। पहली IBRD, दूसरा IFC, तीसरा IDA, चौथा मीगा, मीगा हमने पढ़ाई था, और ICSID। आप इसकी वेबसाइट पे कभी जाएंगे ना, वैसे आपको जाना ही है, वहाँ पर आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप लिखा हुआ मिलेगा। और देखना साइट पर ऊपर जहाँ पर वर्ल्ड बैंक लिखा हुआ है उसके नीचे आपको एक तो मिलेगा IBRD लिखा हुआ और डैश IDA लिखा हुआ मिलेगा। मतलब क्या बोला इन्होंने कि भैया 5 इंस्टीट्यूशन को मिला के हमारा ये ग्रुप है, 5 इंस्टीट्यूशन 1 ग्रुप इसको बोला जाता है। IBRD की जो स्थापना है वह 1945 और IFC बना था 56 में, 1956 और 4 60, 1960 में ये बना था, 66 में मीगा आया था, और 88 नहीं ICSD आया था 66 में। इसको काट लेना। मीगा तो बेसिकली हमारे 88 में आया था, उसके बाद ही भैया जो राष्ट्रीयकरण हमारे देश में होना था वो बंद हुआ था। ICSID 66 में था, IBRD 45, IFC 56, IDS 1960, ICSD 66 और मीगा 88। IBRD की फुल फॉर्म आप जानते हैं, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। और IFC हो गया था इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, फाइनेंस कॉरपोरेशन।
रेशन, इसमें द इंटरनेशनल और लिख लेना, सब में यही आएगा। आईडीए क्या है? द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, ध्यान रखना ये डेवलपमेंट एसोसिएशन है। मीगा आप सभी जानते हैं, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। और आईसीएसआईडी ये है हमारा द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट। सेंटर फॉर किसका सेंटर है? ये सेटलमेंट करता है किस चीज में? सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। क्लियर? डिस्प्यूट्स, ये 5 इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको मिला के एक ग्रुप बनता है जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप। क्लियर? अच्छा, इसकी साइट आप खोलोगे ना तो आपको 2 चीज़ और मिलेगी। इन्होंने आवर मिशन करके अपना मिशन लिखा हुआ है, आवर मिशन करके अपना मिशन लिखा हुआ है। और इन्होंने अपना मिशन लिखा है टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी। क्या लिखा है इन्होंने कि भैया कि मतलब जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है उसको ख़त्म करना। और इसके लिए इन्होंने टारगेट भी ले रखा है। इन्होंने टारगेट ले रखा है कि 3% कि जितनी भी वर्तमान में भी एक्सट्रीम पॉवर्टी में पॉपुलेशन विश्व में रह रही है उसको कितना कर देना है? 3% बाय 2030। मतलब 100 है या कोई एक्सट्रीम पॉवर्टी में तो उसको 3 पे लेके आना है 2030 तक। दूसरा, टू प्रमोट शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। मतलब भैया मैं प्रॉस्परस हूं तो आप भी प्रॉस्परस हो। आप प्रॉस्परस कैसे बनेंगे? इनकम को इंक्रीज करके। और ये इनकम इंक्रीज क्या होगी? इन्होंने टारगेट ले रखा है कि हर देश के, एवरी कंट्री के 40% जो पुअरेस्ट हैं, 40% पुअरेस्ट हैं, इनकी इनकम बढ़ानी है। तो क्या आएगी साहब? प्रॉस्पेरिटी आएगी। 40% जो भी गरीब हैं उनकी इनकम अगर आप बढ़ाओगे तो क्या आएगी? प्रॉस्पेरिटी आएगी। ये इनके 2 प्रमुख मिशन है, इसको ध्यान रखना, पूछ सकते हैं आपसे। 3% 2020 एवरी कंट्री में, 40% पुअरेस्ट की इनकम बढ़ाना। वर्ल्ड बैंक के बारे में अब एक एक करके जिनके इंस्टीट्यूशन है ना, इन 5 इंस्टीट्यूशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसमें की चीज़ और लिख लेना। देखो इनका एक सबसे बड़ा काम क्या है? ऋण देना। और ऋण कैसे देते हैं? ये दीर्घकालीन ऋण देते हैं। कैसे देते हैं? दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इसमें विशेष ध्यान रखना कि इसमें वर्ल्ड बैंक में जो आपका अंशदान है उसके आधार पर आपकी ऋण की सीमा तय नहीं होती। यदि भारत का अंशदान यूएसए से कम है, उसके आधार पर आपको कितना लोन मिलेगा यह आधार का कोई क्राइटेरिया नहीं है। मतलब अंशदान के आधार पर आपके ऋण की सीमा तय नहीं होती। 2 चीज़ों का और विशेष ध्यान रखना। अब मैं एक एक करके इंस्टीट्यूशन की कीवर्ड आपको लिखते चलूँगा, आप उसको समझते चलना। IBRD की यदि मैं बात करूँ, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, पुनर्संरचना के लिए ऋण देता है, विकास के लिए ऋण देता है। दूसरा IDA, डेवलपमेंट आपके एसोसिएशन, ये जो ऋण देता है ना दोस्तों, इसकी खासियत क्या है? ये अत्यधिक लंबी अवधि के लिए एक तो ऋण देता है। क्लियर? दूसरा इसका इंपॉर्टेंट बात है, ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है, इनकी इंटरेस्ट रेट बहुत न्यूनतम रहती है। देखो विकास करवाना है ना, इंटरेस्ट रेट बहुत न्यूनतम रहती है। और इनकी प्रेफरेंस पॉवर्टी, गरीबी एलिवेशन के लिए होती है। कोई आपकी कोई प्रोजेक्ट है, उन प्रोजेक्ट के लिए देते हैं ये, और प्रेफरेंसेस तय करते हैं। इनको 3P बोलते हैं इनके लिए, कि ये भैया अत्यधिक लंबी अवधि के लिए जो न्यूनतम ब्याज दरों पर पॉवर्टी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए और आपकी कोई वरीयता है उनके लिए भैया ऋण देता है। और इसके लिए इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो। किस खिड़की से देते हैं भैया इस प्रकार के ऋण? बोलते हैं भैया कि ये खिड़की कैसी है? सॉफ्ट खिड़की है लोन की, जहाँ से आपको ये ऋण मिलते हैं। मतलब अगर आपको पॉवर्टी के लिए,
प्रोजेक्ट के लिए, प्रेफरेंस के लिए ऋण दिए गए तो ऐसा ऋण आपका क्या कहलाएगा? सॉफ्ट लोन विंडो। ठीक है, इन 3 P's और बोलते हैं। इन 3 P's के लिए आपको रियायती खिड़की के नाम से ऋण दिया जाता है, रियायती खिड़की। तो भारत क्या कहेगा, कभी कोई बात हुई तो भैया सॉफ्ट लोन विंडो के माध्यम से हमें 1 लाख करोड़ मिला, 2 लाख करोड़ मिला, तो सॉफ्ट लोन विंडो वहाँ जितने भी बैठे हैं समझ जाएंगे कि ये जो लोन की बात कर रही है, लोन पॉवर्टी के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, या इन्होंने कुछ वरीयता तय कर रही है, उसके लिमिट दिया गया है। तीसरा होता है मेरे दोस्तों इंस्टीट्यूशन, अभी देख लेते हैं IFC, क्लियर, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करता है, देखो फाइनेंस की जहाँ बात आ गई ना, ये भी लोन ही होता है, लेकिन ये जो है इसकी 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो विकासशील देश, विकासशील देशों के लिए हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये प्राइवेट सेक्टर को पैसा जुटाने के लिए ऋण देता है, क्लियर। जैसे कि मुझे कोई टेस्ला कंपनी तो बड़ी कंपनी हो गई, जैसे भारत में मुझे कोई निजी क्षेत्र में काम खड़ा करना है, तो उसके लिए अगर मुझे पूंजी जुटानी है तो ये फाइनेंशियल कॉरपोरेशन इसमें मदद करता है। कहाँ पर करेगा? विकासशील देशों में मदद करेगा। अगला ICSID, नाम से ही आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, मतलब जो इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट है, निवेश के कारण जो डिस्प्यूट आते हैं उनको सेटलमेंट करने के लिए बनाया गया है। निवेश विवाद समाधान हेतु बनाया जाता है, क्लियर है ये भी। मीगा 88, मीगा जो है वह भैया गैर जो व्यापारिक अवरोध हैं उनको कम करवाता है। जैसे आपने देखा कि भारत में क्यों MNCs नहीं आ रही थी, क्योंकि बोले भैया ये तो कभी मुंह उठा के नेशनलाइज कर देते हैं, राष्ट्रीयकरण कर देते हैं, तो गैर व्यापारिक अवरोध ही कहलाता है ये। इन गैर व्यापारिक अवरोध हुए, जोखिम हुए, इनको क्या करता है? कम करता है। और ये बोलते हैं कि इनके माध्यम से हम समता विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं, समता विनियोग को प्रोत्साहित करते हैं। समता से हो गया आपका इक्विटी इन्वेस्टमेंट, इक्विटी इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं? ये प्रोत्साहित करते हैं कि भैया सबको समान अधिकार, सबको समान अवसर मिलने चाहिए, क्लियर। अच्छा, अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें उनको भी देखते चलो। देखो वर्ल्ड बैंक और IMF में एक तो हम देखेंगे समानता, और हम ये भी देखेंगे भैया इसमें असमानता और क्या है। समानता हम 2 पर्सपेक्टिव पे देखते हैं इनमें, कि इन दोनों का ही गठन 1944 के आधार पर 1945 में हुआ। दूसरा, इनका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। देखो इसकी सदस्य संख्या आई थिंक 189 ही है, लेकिन IMF की सदस्य संख्या 190 हो गई है। पहले तो दोनों की 189 थी, वो चेक कर लेना एक बार, क्लियर। अब हम बात कर लेते हैं इनमें असमानता की। अगर आपसे पूछ ले भैया इन दोनों में असमानता क्या है, देखो असमानता के बिंदु अच्छे हैं, उनको जरूर ध्यान करना। अगले पेज पे ले लेते हैं। असमानता भी देख लो। देखो नोट्स बनाओ ना तो इन कीवर्डों के माध्यम से नोट्स बना लेना और रिवाइज कर लेना। पहला पॉइंट यदि असमानता का देखते हो तो जो वर्ल्ड बैंक है इसका जो अध्यक्ष बनता है वो अमेरिकी नागरिक बनता है। देखो अभी जो अमेरिका में प्रेसिडेंट चुने गए हैं जो बिडेन, उन्होंने जो शपथ ली वो बाइबल पे हाथ रख के शपथ ली। वैसे भी वो पूरा सेकुलर बोलते हैं लेकिन नाम का सेकुलर है, वहाँ पे सब कुछ क्रिश्चियनिटी के हिसाब से चलता है। भारत में ऐसा क्या संभव है क्या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति गीता को ले अपने शपथ ग्रहण समारोह पे हवन कराए, पूजा पाठ कराए, फिर करा ले? यहाँ तो लोग आग लगा दें। वर्ल्ड बैंक कौन होता है अध्यक्ष? इनका अमेरिकी नागरिक होता है अध्यक्ष। और IMF के अध्यक्ष की बात करें तो ये यूरोपियन नागरिक होता है। ये तय कर रखा है इन दोनों ने। देखो ये जितने भी संस्थाएं हैं ना, इसमें कामकाज, इसमें सदस्य
आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा वर्ल्ड वार 2 में जीते हुए जो देश थे, जो देश जीत गए थे, उनका कंट्रीब्यूशन, उनकी सदस्यता आपको अधिक देखने को मिलेगी। जितने भी इंस्टीट्यूशंस बने थे, यूनाइटेड नेशंस में भी आप देख लीजिए। क्लियर। वर्ल्ड बैंक अमेरिकी नागरिक अध्यक्ष बनता है, आईएमएफ में आपको देखने को मिलेगा यूरोपियन नागरिक अध्यक्ष बनता है। दूसरा, जो वर्ल्ड बैंक है आपका, वर्ल्ड बैंक आर्थिक प्लस सामाजिक विकास के लिए कर्ज देता है, डेवलपमेंट के लिए कर्ज देता है। इसको मैं ऐसा कर लेता हूँ, इसको 2 पार्ट में से बांट लेते हैं अपन। ये वर्ल्ड बैंक हो गया, ये आईएमएफ हो गया। तो इसको ठीक कर लेते हैं अभी हाथों हाथी। ये मैंने इसको यहाँ से काटा, उठा के लिया है यहाँ पे। ये तो हो गया आपका वर्ल्ड बैंक का। क्लियर। और ये हो गया आईएमएफ का। ठीक है। और ये वर्ल्ड बैंक का लोन देने का क्राइटेरिया हो गया आर्थिक एवं सामाजिक विकास का। और ये क्या हो गया, काट दें इसको, ये लो काट दिया। इसको उठा के थोड़ा ऊपर कर देते हैं। लो साहब। क्लियर। हाँ, वर्ल्ड बैंक तो देता है आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए कर्ज देता है। वहीं आईएमएफ की यदि बात करें तो भुगतान संतुलन की समस्या दूर करने के लिए, भुगतान संतुलन की समस्या आ गई तो आपको कौन कर देगा, आईएमएफ देगा। देखो एक चीज का और ध्यान रखना कि कभी भी किसी भी देश को आईएमएफ कर्ज देने से मना कर देना तो आप समझ लेना वहाँ की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी तहस नहस हो गई है। क्यों? क्योंकि आईएमएफ जो कर्ज देता है वो भैया विकास के लिए तो देता नहीं है। आईएमएफ बेसिकली यह भी देखता है कि मुझे यहाँ जो मैं कर्ज दे रहा हूँ, इस कर्ज को देने के बाद मुझे कोई ब्याज, कुछ रिटर्न प्राप्त होगी या नहीं होगी। और आईएमएफ का जो ब्याज दर है वो वर्ल्ड बैंक से अधिक होता है। अभी आपको एक इंसिडेंट देखने को मिला होगा, पाकिस्तान क्यों आईएमएफ के पीछे इतना पड़ा हुआ था कर्ज के लिए, और आईएमएफ बार बार मना कर रहा था। उसका एक जो नॉशनल इफेक्ट विश्व के सामने जाता है वो ये जाता है कि अगर आईएमएफ कर्ज देने से मना कर दे, रिबेट देने से मना कर दे, तो भैया तय मान के चलना कि उस देश में आईएमएफ को आर्थिक स्थिति भयंकर रूप से चरमराई हुई दिख रही है, इसलिए वो वहां पर कर्ज नहीं दे रहा है। क्लियर। अगला तीसरा पॉइंट हम देखें इसमें, वर्ल्ड बैंक का प्रयोग जो हम कर्ज का करते हैं आप सभी जानते हैं देश के अंदर ही करते हैं और उसके विकास के लिए कहते हैं, देश के अंदर विकास हेतु किया जाता है। और वहीं हम आईएमएफ की बात करें तो इस आईएमएफ का कर्ज का प्रयोग हम देश के बाहर के संदर्भ में भी कर सकते हैं। देखो जैसे हमें लगा रणनीतिक रूप से हमें भूटान में हाइडल प्रोजेक्ट बनाना है, कोई बांध बनाना है, सड़क बनवानी है, तो हमें जो पैसा आईएमएफ ने दिया है वहाँ पर भी जाके उसको भैया इन्वेस्ट कर सकते हैं। समझ रहे हैं? देश के अंदर ही करना पड़ेगा। वर्ल्ड बैंक आपसे ब्याज दर भी कम ले रहा है, नहीं तो वर्ल्ड बैंक बोलेगा यार तुमने तो व्यापार चालू कर दिया। और आईएमएफ का तो वैसे ही ब्याज दर अधिक होता है, मतलब कि वर्ल्ड बैंक का जो इंटरेस्ट रेट है नाम मात्रा का बहुत न्यून होता है, कम होता है। और ये क्या करती है, इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। और आपने भी देखा कि वर्ल्ड बैंक तो लंबे समय के लिए लोन देता है, क्योंकि विकास कार्य का लाभ तो भैया लंबे समय से मिलेगा, दीर्घकालीन होता है, और यह अल्पकालीन होता है। स्पष्ट है? अगला एक इंपॉर्टेंट चीज, आईएमएफ की पूंजी सदस्य देशों के लिए जो निर्धारित कोटा होता है उसके अनुरूप निर्धारित होती है, उनकी भागीदारी कितनी है। और इसका उपयोग हम घरेलू मुद्रा कोष में भी एसडीआर के रूप में भी करते हैं। मैंने आपसे बोला जो इनका कोटा है उनके आधार पर आईएमएफ की पूंजी तय होती है, सदस्य देशों के कोटा के अनुरूप। दूसरा, हम इसको घरेलू मुद्रा कोष में भी उपयोग करते हैं, घरेलू मुद्रा कोष, एसडीआर आपने देखा ही था। एसडीआर को हमारा रिजर्व बैंक रखता ही है। क्लियर। और प्रमुख रूप से और क्या देखने को मिलता है, वर्ल्ड बैंक की यदि आप बात करो तो ये एक पूरा बैंक के रूप में काम करता है, जैसे बैंक होता है ना, सेम बैंक के रूप में काम करता है। जबकि आईएमएफ क्या है, एक एकल संस्था के रूप में काम करता है। स्पष्ट। एक फाइनल चीज और देखते चलो
कि अभी वर्तमान में कुछ आईएमएफ में रिफॉर्म्स हुए हैं, कुछ बदलाव हुए हैं, और ये रिफॉर्म्स हुए हैं मेरे दोस्तों 2015 में। क्या क्या चेंजेस हुए हैं तुम्हें इसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। रंग चेंज करते हैं, चलो ठीक है। क्या क्या चेंजेस हुए थे इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। पहला चेंज तो क्या हुआ था, अभी हमने देखा युआन रेन मिनबी को एसडीआर बास्केट में हमने शामिल किया। ये अभी हुआ है 2015 में, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आया भी था शायद एग्जाम में। जो कोटा है इस कोटा को रिव्यू किया, देखो क्या था, जो देश इसके स्थापना के समय अल्प विकसित थे वह अब विकासशील या कई विकसित देशों की श्रेणी में आके खड़े हो गए। तो उन्होंने बोला भैया अब ये बढ़िया कमा दमा रहे हैं, इनसे कोटा बढ़ाओ। तो इनका कोटा भी अब बढ़ा है। हमने देखा सबसे अधिक कोटा यूएस से, जापान, चाइना, और यदि अब भारत की वर्तमान में बात करूं तो 8 है। और पहले क्या था हमारा भारत का 2.44 था। कितना था पहले, 2.44%, और अब हो गया है हमारा 2.78%। हमारा कोटा इंक्रीज हो गया है। क्लियर। अब देखो आपके दिमाग में भी ये बात आनी चाहिए, सर कोटा रिव्यू करने से क्या तो लाभ है और भारत को क्या लाभ है, अन्य देशों को क्या फ़ायदे हैं। देखो कोटा रिव्यू बढ़ने से आईएमएफ को तो एक तो लाभ ये होता है, पॉजिटिव पॉइंट उसके लिए होता है कि उसका जो फंड का कंट्रीब्यूशन है ना वो बढ़ जाता है, फंड का कंट्रीब्यूशन प्रतिशत के हिसाब से बढ़ जाता है। क्लियर। दूसरा, अन्य देशों को क्या लाभ होता है जिनका कोटा बढ़ा है, जैसे भारत को क्या लाभ होगा। देखो भारत को क्या लाभ होगा कि भैया अगर आपका कंट्रीब्यूशन बढ़ रहा है ना तो आपकी वोटिंग पावर भी बढ़ती है। क्या, आपकी वोटिंग पावर भी बढ़ती है। क्लियर। तीसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसमें जो चेंजेस हुए हैं उसमें हुआ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हुए हैं। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मतलब इंस्टीट्यूशन में चेंज किए, जैसे बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। स्ट्रक्चरल मतलब ढांचे में क्या परिवर्तन किए हैं। क्लियर। पहले क्या था दोस्तों, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं इसमें जो डायरेक्टर्स थे ना वो अपॉइंटेड होते थे। क्या, अपॉइंटेड। अब जो अपॉइंटेड होते थे डायरेक्टर्स, इनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब क्या कर दिया, 24 डायरेक्टर्स हैं, 24 डायरेक्टर्स हैं, वो क्या होते हैं अब इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड ओनली। अब ज़्यादा उसमें व्योमकेश बख्शी मत बनना कि साहब ये इलेक्शन कैसे होता है, अपना भारत के पॉलिटिक्स समझ लेना, इनमें अंदर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना भैया, इनका ढांचा चेंज हो गया है। पहले अपॉइंटेड होते थे, अब क्या होते हैं, इलेक्टेड ओनली होते हैं। इतना ही मान लेना, सदस्य देशों के माध्यम से होते हैं। 24 डायरेक्टर इन्होंने इलेक्टेड ने स्टार्ट कर दिए। ये प्रमुख रूप से इसके 3 चेंजेस हुए हैं, रिफॉर्म्स हुए हैं आईएमएफ में। इनको विशेष रूप से ध्यान रखना। जब नोट्स बनाओ तो आईएमएफ वाला जैसे अपना टॉपिक कंप्लीट हो तो ये जो चेंजेस हुए इनको लिख लेना। देखो अब हम पढ़ेंगे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। बड़ा टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। करंट के कई सारे इश्यूज़ इससे रिलेटेड हमारे टॉपिक के लिए महत्वपूर्ण हैं। एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सब्सिडीज़ इसके अंतर्गत आती है, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्सिडीज़ समझेंगे तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, 1-1.5 घंटे का एटलीस्ट टॉपिक है WTO। तो हम WTO को लेकर चलेंगे कल। शुभ रात्रि दोस्तों, और मन में कोई भी शंका हो तो मुझे फ़ोन कर लिया करो। इतने परेशान क्यों होते हो, मैसेज आ रहे थे तुम्हारे। हाँ, दिक्कत मत आओ, टेंशन लोड में मत आओ। ज़्यादा अपना बचा नहीं है। जैसे मेरे पास किसका मैसेज आया था, संतोष का आया था, किसका आया था। देखो जैसे ही अपना ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो एक मेन टॉपिक रहेगा राजकोषीय नीति का। उस राजकोषीय नीति के बाद यूँ मान के चलो कि ऑलमोस्ट हमारा इकोनॉमिक्स मेन टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे। और साथ ही अब जो विज़न की मेरी बात हो रही थी, संतोष ने बोला था सर ये विज़न एक बार करा दो, तो संतोष उसको डिस्कस ज़रूर करवा दूंगा मैं। तो या तो यूँ करूँगा कि जो उसके जैसे संवाद कायम करना होता है तो विज़न में डाउनलोड कर लूँगा और उसके माध्यम से आप लोगों के साथ संवाद कर लूँगा कि कौन कौन सी चीज़ इसमें आप ध्यान रखो। और उसमें कुछ चीज़ें बड़ी टेक्निकल हैं, टेक्निकल इन द सेंस कि उसको इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है तो थोड़ी सी क्लिष्ट हो जाती है, तो उसको सरल करके मैं आपको समझा दूंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दूंगा और उनको रिलेट करके बता दूंगा। उसमें क्या है, जो सीक्वेंस है ना, कुछ चीज़ें जैसे विज़न बहुत अच्छी उन्होंने निकाली 365, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ टॉपिक्स के जो क्रम है
समझाने के उद्देश्य से वो पहले आने चाहिए, उसके बाद उस टॉपिक को समझाना चाहिए, वो हम देख लेंगे जब चर्चा करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।